हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर रिवीजन वीडियो फ्रॉम आवर रिवीजन वीडियो सीरीज दैट इज अनडाउट बिजनेस रिवीजन सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट ए का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने डिस्कस किया था प्लानिंग। हम प्लानिंग जो आपका चैप्टर है उसको हम आज रिवाइज करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमारा रिवीजन का फॉर्मेट होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जो पिछले वीडियोस में भी मैं फॉलो कर रही थी। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये जो रिवीजन पैटर्न है इसे चेंज करना है, या आपके पास कोई दूसरा सजेशन है जिससे हम और इजीली इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, किस तरह से मैं आपको रिवीजन कराऊं, प्लीज मुझे सजेशंस दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, या यही फॉर्मेट Q&A का मैं चलने दूं। ठीक है। हमने प्लानिंग जो चैप्टर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा 4th चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग होता क्या है ना। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्लानिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले से डिसाइड करके रखते हैं। ठीक है, प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू। नेक्स्ट इज हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु इज टू डू इट, और कौन करेगा। हम लोग प्लानिंग का जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, और प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं एडवांस में, पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब हमारा बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। उसके बाद कैसे करना है, किस तरह से हम हमारे गोल तक पहुंचेंगे, एंड हु इज टू डू इट, और कौन कौन लोग इस गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग से क्या होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग से हम हमारे गोल तक पहुंच सकते हैं। आज जो हम जिस जगह खड़े हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, हमारे डेस्टिनेशन तक अगर हमें पहुंचना है तो हम प्लानिंग के थ्रू हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। इट ब्रिजेस द गैप, वो उस गैप को फिल करता है, कौन, प्लानिंग फंक्शन। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रॉपर है तो सारी चीजें हो सकती है, हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है ये कून्स एंड ओ'डोनेल ने दी थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ऑथर या कोई पर्सन ने कोई डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन एज इट इज लर्न करनी होती है। हम जो दूसरे लोगों ने बातें बोली हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं आपके एग्जाम पेपर में, प्लीज इन वर्ड्स को चेंज ना करिएगा। और अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, तो आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी ऑथर ने, किसी पर्सन ने किसी सब्जेक्ट मैटर पे कुछ बोला है तो हम उनके वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि प्लानिंग क्या होता है। हम ये वीडियोज में, पुराने वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन गेट द वीडियो लेक्चर्स इन माई प्ले लिस्ट, ठीक है, ऑन माई चैनल। अब हमने समझा है कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों करना पड़ता है हमें प्लानिंग, अब ये देखते हैं। ठीक है,
प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग अवेलेबल है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। जैसे आपको अगर पता है कि आपको मार्केट जाना है, आपके घर से आपको मार्केट जाना है, ये आपके दिमाग में प्लान बैठा हुआ है कि मुझे मार्केट जाना है, तो आप उसी डायरेक्शन में मूव करोगे जो आपको मार्केट तक लेके जाएगा। वैसे ही अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लानिंग है ना, तभी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, उसके गोल की तरफ वो मूव करता है ताकि उन गोल्स को वो अचीव कर सके। सो अगर हमारे पास प्लानिंग है, सो हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस तरफ हमारे एफर्ट्स को अप्लाई करना है, किस तरफ हमारा गोल है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखो, प्लानिंग जो होता है, हम प्लानिंग करते क्यों है? प्लानिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के लिए रेडी रहते हैं। हम किसके लिए रेडी रहते हैं? हम फ्यूचर के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। द फ्यूचर इज अनसर्टन, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, है ना। सो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहती है कि पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। सो अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेते हैं, सो कहीं ना कहीं वो जो रिस्क है ना, अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सो अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। सपोज आप सभी ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, सो दैट इज योर प्लान, ठीक है। So planning reduces the risk of uncertainties. Next point, planning reduces duplication of activities and wasteful activities. अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान अवेलेबल है तो हमें पता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो देयर इज नो डुप्लीकेशन, मतलब एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी एक्टिविटीज जो अननेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी। सो अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, सो हमारे पास जो डुप्लीकेशन होगा एक्टिविटीज का वो नहीं होगा, ठीक है। जो एक्टिविटी डिसाइडेड है वो एक ही बार होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी। और उसके साथ साथ ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटीज जो कंपनी के लिए जरूरत नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज भी नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्लानिंग का, क्योंकि हमें एक्टिविटीज, वेस्टफुल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो, प्लानिंग जो है बेसिकली वो एक थिंकिंग एक्टिविटी है। क्या है? इट इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। थिंकिंग एक्टिविटी या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट इज एन इंटेलेक्चुअल ठीक है, इट इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। सो कहीं ना कहीं हर किसी पर्सन के पास अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। सो जो प्लानर्स होते हैं कंपनी के या जो मैनेजर्स होते हैं, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज है, उनको कहीं ना कहीं ये प्लानिंग की जो एक्टिविटी है ये प्रमोट करती है, वो उनको इनकरेज करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप नए नए आइडियाज, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आइए। सो इट इज अ थिंकिंग एक्टिविटी, इट इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग अवेलेबल है तो आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हो। सो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो, हमने अभी थोड़े दिन पहले कंट्रोलिंग जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या होता है,
एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है प्लान परफॉर्मेंस। तो अगर हमारे पास वो प्लान परफॉर्मेंस होगा ही नहीं, अगर हमारे पास वो प्लान परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो किस बेसिस पे आप कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हो? ये एक बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर हमारे पास कुछ प्लान्ड परफॉर्मेंस है ही नहीं, सो हम किस बेसिस पे कंट्रोलिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे? सो प्लानिंग की वजह से ही हमें क्या मिलते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन के स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, है ना? जब हम प्लानिंग करेंगे तभी हम कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, फोकसेस ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। प्लानिंग जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सो यहीं पे ये वाले फंक्शन में ही हम क्या करते हैं? हमारे गोल्स को सेट करते हैं और उनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, सारे फंक्शंस अल्टीमेटली हमारे गोल अचीवमेंट में फोकस करते हैं, गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्लियर हो गया होगा। प्लीज चेक आउट माई प्रीवियस प्लेलिस्ट ऑन प्लानिंग, ताकि आपको और इजी हो जाए सारी बातों को समझने के लिए। और दोस्तों, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर का रिवीजन मैंने बनाया है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द लिमिटेशंस, शॉर्टकमिंग, ड्रॉबैक्स ऑफ प्लानिंग। अब हमें बताना है कि प्लानिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें बताना है कि क्या प्लानिंग के लिमिटेशंस है ना? देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। तो अब हमें बताना है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं प्लानिंग के। अभी हमने जाना कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारी कंपनी के लिए प्लानिंग बेनिफिशियल है। अब हमें बताना है कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कैटेगरी बताइए, जो हमारे प्लानिंग के लिमिटेशंस है उसकी कैटेगरी बताइए। सो जो हमारे प्लानिंग के लिमिटेशंस है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला है इंटरनल लिमिटेशंस, द फर्स्ट वन इज इंटरनल लिमिटेशंस, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस। दो लिमिटेशंस है प्लानिंग के, इंटरनल लिमिटेशन एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दीज आर दोज लिमिटेशंस विच ऑब्स्ट्रक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स। मतलब हो सकता है कि कंपनी की कोई पॉलिसी है, मैनेजमेंट के कोई डिसीजंस है, या ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स जिसके कारण प्लानिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। सो कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स जिनके कारण प्लानिंग में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इट इज अंडर ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिमिटेशंस है। इट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब एक्सटर्नल लिमिटेशंस जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे इंटरनल लिमिटेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थे, एक्सटर्नल लिमिटेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। These are those limitations which obstruct the organization's planning due to some external factors. और ये जो external factors है, इन पर planners का कोई control नहीं होता है। ठीक है, the planners have no control over them. सो एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स मतलब इंटरनल लिमिटेशंस, और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब एक्सटर्नल लिमिटेशंस। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो ये हमने जाना कि लिमिटेशंस की कैटेगरी क्या है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस भी करते हैं। सो डिस्कस द इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो इंटरनल लिमिटेशंस होते क्या है? इंटरनल लिमिटेशंस वो होते हैं, चलिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट आर इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। द इंटरनल, अब देखते हैं कि इंटरनल लिमिटेशंस
कौन कौन से हैं? द इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कैन बी डिस्कस्ड एज बिलो। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो, कोई भी प्लान है ना, कोई भी प्लान अगर एक बार बन गया, कोई भी प्लान अगर एक बार बन गया तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कोई भी प्लान अगर बन गया तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हम प्लान्स बनाते हैं वो कहीं ना कहीं रिजिड होते हैं। ठीक है, उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। सो कब अगर कोई प्लान बन जाता है, ठीक है, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। It is very difficult to make changes in the plans that are already made. I hope it is clear to you. Next point, may not work in a dynamic environment. अब दोस्तों dynamic environment क्या होता है? Dynamic environment बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब जो हमने प्लान बनाया है, ठीक है, हमने जो प्लान बनाया है वो जरूरी नहीं कि ये एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करेगा। हमने जो प्लान बनाया था वो एज पर ओल्ड सर्कमस्टांसेस बनाया था। ठीक है, जो पुरानी सिचुएशंस थी उनके अकॉर्डिंग हमने प्लान फ्रेम किया था। हालांकि हमने फ्यूचर को ध्यान में जरूर रखा था, पर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, वो एवर चेंजिंग है। उसके कारण क्या होता है कि एक मतलब लिमिटेशन रहती है कि हमने जो प्लान क्रिएट किया है वो क्या डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करेगा या नहीं करेगा। सो देयर इज अ सिचुएशन दैट मे और मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लान होता है वो जो एक बार बन गया उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर किसी पर्सन के क्रिएटिव आइडियाज हैं सो वो क्रिएटिविटी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लान क्रिएट किया है उसको हर एम्प्लॉय को जो प्लान बना हुआ है ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है ना। जो प्लान ऑलरेडी बन चुका है उसके अकॉर्डिंग ही हर कोई चलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की जो क्रिएटिविटी होती है, मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा नहीं ऐसा करते तो क्या होता। सो क्योंकि प्लान जो है वो बन चुका है और प्लान के अकॉर्डिंग ही सारा काम होना है, तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल की जो क्रिएटिविटी लेवल है, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। I hope it is clear to you. Next point, involves huge cost and time consuming. देखो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी प्लान को बनाने के लिए और उतनी ही कॉस्ट लगती है। इसीलिए प्लानिंग जो है वो अच्छी तरह से की जानी चाहिए। तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये 4 पॉइंट्स क्लियर है। अगर किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो, हमने जो प्लान क्रिएट किया है वो एज पर अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमने प्लान क्रिएट किया है। सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्लान चल गया है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्लान चल गया है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी चल जाए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी चल जाए। क्यों? द रीजन इज द सेम कि द इन्वायरमेंट इज डायनामिक, है ना। सो एक प्लान जो एक सिचुएशन में वर्कआउट हो गया, जरूरी नहीं कि वो दूसरी सिचुएशन में भी वर्कआउट हो। सो इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक प्लान में सक्सेस मिली है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी सिचुएशन में भी आप प्लान अप्लाई करोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। सो इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लैक ऑफ एक्यूरेसी। देखो,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग जो है वो कैसी होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सो फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो नहीं होती है जब हम प्लान्स क्रिएट करते हैं। सो देयर इज लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। तो हमने जो इंटरनल लिमिटेशंस है प्लानिंग के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया होगा कि जो इंटरनल लिमिटेशंस है वो क्या होता है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what are the external limitations that an organization faces while planning? प्लानिंग करते समय क्या एक्सटर्नल लिमिटेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने होते हैं? अब एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है जिसका जिस पर ऑर्गेनाइजेशन कोई कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। सो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आ गया तो आपकी जो प्लानिंग आपने पहले करके रखी होगी वो फेल हो जाती है। तो ये हो जाता है फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आता है तो आपकी जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है एंड इट इज अ लिमिटेशन टू प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन कंपिटिटर्स पॉलिसी। देखो कंपिटिटर की जो पॉलिसी है उस पर भी हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर देखो कंपटीशन हर बिजनेस में होता है और अगर हमें हमारा बिजनेस अच्छे से चलाना है तो हमें कंपटीटर की पॉलिसी पे ध्यान रखना होता है। और अगर कंपटीटर ने कोई पॉलिसी में चेंज करा है और ओल्ड कंपटीटर के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने हमारा प्लान क्रिएट किया था और अचानक से उस कंपटीटर ने क्या किया, जो पॉलिसी है उसे चेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमने जो प्लान क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो दैट इज योर चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। सो ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर की डिमांड्स में कुछ चेंज आ जाए, उनके जो प्रेफरेंसेस है उसमें कोई चेंज आ जाए जिसके कारण हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है। चेंज इन टेक्नोलॉजीज, अगर हमने जो प्लान बनाया है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया है, अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया है जिसके कारण क्या है, हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है। चेंज इन गवर्नमेंटल पॉलिसी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में कोई चेंज आ जाता है तो हमारी जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनके कारण क्या हो सकता है, हमारी प्लानिंग लिमिट हो सकती है, प्लानिंग में लिमिटेशंस हो सकते हैं। नाउ अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। I want to make a plan for my upcoming business project. Suppose आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो आप किस प्रोडक्ट का या किस सर्विस का बिजनेस करना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आपका जो अपकमिंग बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपने एक बिजनेस आइडिया सोच के रखा है, उसके लिए आपको एक प्लान क्रिएट करना है, एक अच्छा पूरा प्लान क्रिएट करना है। सो आप वो कैसे करोगे, सजेस्ट मी द स्टेप्स टू चॉक आउट द प्लान। किस तरह से हम जो प्लान है आपका बिजनेस प्रोजेक्ट का हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। सो किसी भी बिजनेस प्लान को क्रिएट करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या पर्पस है आपके बिजनेस का, क्या गोल है आपके बिजनेस का, सो दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव
होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो बिजनेस प्लान है, हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो बिजनेस का टारगेट है, पर्पस है, उसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, डिसाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हम ये क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम ये पढ़ रहे हैं प्लानिंग की प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलाना है ना। आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ अजम्पशंस क्रिएट करोगे, ठीक है, कि हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए। डेवलपिंग प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस का मतलब होता है फ्यूचर अजम्पशंस। जब आपने आपका एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशंस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज लिस्टिंग आउट अल्टरनेटिव्स। आपने क्या करा है, आपने बहुत सारे बिजनेस प्लान सोच के रखे हैं। उन सारे अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, फ्यूचर के आपने अजम्पशंस बना लिए हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और मेरा बिजनेस किस तरह से फिर काम करेगा। उस बेसिस पे आपने क्या करा है, फ्यूचर के कुछ अजम्पशंस कर लिए हैं। अब क्या करेंगे आप, आपके पास एक बिजनेस प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान्स हैं। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आपके पास जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसकी आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे। क्या करेंगे, हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ये अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। फिर ठीक है, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे आप क्या करेंगे, उन अल्टरनेटिव्स को, ये जो हमने ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, उन अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर हो सकता है कॉस्ट के बेसिस पे हो सकता है, या आपका सपोज जो आपको स्टाफ चाहिए उस बेसिस पे हो सकता है, या जो आपको टाइम लगेगा किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए उस बेसिस पे हो सकता है। तो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे जो आपने लिस्ट करे हैं ये अल्टरनेटिव्स, उनको क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, उसको एनालिसिस करेंगे। फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उससे हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। देखो दोस्तों, एक तो ये आपका क्या बन रहा है, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये है आपका बेसिक प्लान। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका बेसिक प्लान, ठीक है, BASIC बेसिक। ये जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका बेसिक प्लान। ठीक है, ये तो आपका बेसिक प्लान बन रहा है, लेकिन इसके सपोर्ट में भी हमें क्या करना होगा, कुछ प्लान्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ प्लान्स क्रिएट करने होंगे ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। ये तो है आपका बेसिक प्लान, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ प्लान्स बनाने होंगे जिनका नाम है डेरिवेटिव प्लान्स। वो सपोर्ट प्लान्स जो आप क्रिएट करेंगे, वो जो सपोर्ट प्लान्स आप क्रिएट करोगे वो कहलाएगा क्या, डेरिवेटिव प्लान्स। ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। आपने जो बिजनेस प्रोजेक्ट का प्लान क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा प्लान है, मुझे पता है कि आपको क्या क्या नए मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या नए नए आप बिजनेस करना चाहोगे। जो आपने प्लान क्रिएट किया है वो आप अब क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसको आप इन एक्शन लाओगे और फिर देखोगे कि एज पर जो हमने प्लान क्रिएट किया है और जो हमारे परफॉर्मेंस हो रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज नोन एज फॉलो अप। ठीक है, दैट इज नोन एज follow up. This is the planning process. ठीक है, this is the planning process. I hope it is clear to you. ठीक है, I hope it is clear to you. So guys, I hope आपको planning process clear हो गई होगी अब, है ना।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज अ प्लान। आखिर हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की, प्लानिंग फंक्शन की। प्लानिंग फंक्शन का जो आउटकम होता है वो क्या होता है, एक प्लान क्रिएट होता है। ठीक है, प्लानिंग फंक्शन का जो आउटकम होता है वो ये होता है कि एक प्लान क्रिएट होता है। अब हमें ये बताना है कि आखिर ये प्लान होता क्या है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। और प्लान कितने तरह के होते हैं हमें ये भी बताना है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, प्लान क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमारा जो गोल है वो क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें हमारा गोल क्या है, गोल क्या है, और वो जो गोल है वो कैसे अचीव होगा ये भी हम लिखते हैं उसमें। देखो, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। गोल को किस तरह से अचीव करना है ये कौन बताएगा, वो प्लान बताएगा, वो डॉक्यूमेंट बताएगा कि जो हमने गोल डिसाइड किया है वो किस तरह से अचीव होगा। I hope it is clear to you guys. It describes a specific action decided to achieve objective. हमने जो गोल है वो डिसाइड करा है, वो लिख लिया कि हमारा ये गोल है, और किस तरह से वो जो स्पेसिफिक एक्शंस होंगे, क्या क्या एक्शंस होंगे जिससे कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे, ये भी उसमें लिखा रहता है। ठीक है, क्या क्या हमें एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, क्या क्या एक्शंस करने पड़ेंगे जिससे कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा पर्पस, हमने जो डिसाइड करके रखा है वो हम किस तरह से अचीव करेंगे। ठीक है, ये उस प्लान में लिखा होता है। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान आर। यहाँ पे जो प्लान्स होते हैं उसकी मैंने कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान। तो प्लान जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल यूज प्लान, सबसे पहला होता है सिंगल यूज प्लान। सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। नंबर 1 सिंगल यूज प्लान एंड द सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। जब मैं सिंगल यूज प्लान की बात करती हूँ, दैट इज सिंगल यूज। सिंगल यूज मतलब ऐसे प्लान्स, ठीक है, ऐसे प्लान्स जो कि एक ही बार यूज किए जाते हैं, ऐसे प्लान्स जो कि एक ही बार यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो प्लान खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके घर का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, ब्रिज या रोड का कंस्ट्रक्शन कराना है, तो वो जो होते हैं वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। आपने उसके लिए एक प्लान क्रिएट किया है, जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो प्लान ओवर हो जाता है। जब आपका घर बन गया, घर कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद वो प्लान खत्म हो जाता है। तो ऐसे प्लान्स जो कि एक ही बार यूज किए जाते हैं, तो ऐसे प्लान्स जो कि एक ही बार यूज किए जाते हैं वो होते हैं सिंगल प्लान्स। एंड ऑन द अपोजिट साइड, ये जस्ट इसका अपोजिट है, दैट आर स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान होते हैं जो रिपीटेडली यूज किए जाते हैं। सिंगल यूज मतलब जो एक बार यूज किए जाएंगे, स्टैंडिंग प्लान मतलब जो बार बार यूज किए जा सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। हमने जाना इस क्वेश्चन में कि प्लान क्या होता है और प्लान कितने तरह के होते हैं। नाउ the last question, question number 8. What are the different types of plants? The different types of plants can be listed as follows. सबसे पहला होता है objective. दोस्तों, objective मतलब जो किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। ये भी एक तरह का प्लान होता है। तो दीज आर द टारगेट्स, द गोल्स, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्टिविटी दैट आर टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो पर्पस डिसाइड करती है, जो गोल डिसाइड करती है अपनी कंपनी के लिए, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज
स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पूरा कंप्लीट प्लान होता है, कंप्रीहेंसिव प्लान होता है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट प्लान which determines the long term objectives for an organization। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे वो स्ट्रैटेजी के थ्रू पता चलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कैसे अचीव होंगे, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी जिससे कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं, ये भी स्ट्रैटेजी में लिखा होता है। एंड असाइनिंग रिसोर्सेज फॉर द सेम, और उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शंस होंगे, सबसे पहले तो ये लिखा रहता है। और उसके बाद ये लिखा रहता है कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे जिससे कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। तो ये होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक पूरा कंप्लीट प्लान माना जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट प्लान इज पॉलिसीज। देखो पॉलिसीज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। सपोज ऑर्गेनाइजेशन के सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगी ये कौन बताएगा, उस कंपनी की पॉलिसी बताएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बताएगी। इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ गई है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हो, कंपनी उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी, वो होता है पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी। जैसे कि नो क्रेडिट सेल्स, कंपनी की पॉलिसी है कि हम उधार पे कोई भी सेल नहीं करेंगे, हम जो भी सेल करेंगे वो कैश बेसिस पे करेंगे, ठीक है। सो मतलब मैंने बताया कि क्रेडिट पे नहीं करेंगे तो कैश पे करेंगे। सो ये कंपनी की पॉलिसी जाती है कि अगर मतलब उधार की कोई दिक्कत आती है, उधार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम कोई क्रेडिट पे सेल ही नहीं करेंगे। तो अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के सामने आती है सो वो पर्टिकुलर पॉलिसी से वो सिचुएशन को वो रिस्पॉन्स देती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप इज प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एन एग्जैक्ट मैनर इन विच अ गोल इज अचीव्ड। देखो हर काम को करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक मैनर होता है ना। सो किस तरह से एक पर्टिकुलर मैनर से उस गोल को अचीव करना है वो कौन बताएगा, प्रोसीजर बताएगा। जैसे अगर हमें हमारी कंपनी में स्टाफिंग करनी है, अगर हमें हमारी कंपनी में स्टाफिंग करनी है, कुछ रिक्रूटमेंट करने हैं, कुछ नया स्टाफ लाना है कंपनी में, सो वो स्टाफिंग का पूरा प्रोसीजर होता है, एग्जैक्ट मैनर होता है जिससे कि हम स्टाफिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए, हर गोल के लिए क्या होता है, एक एग्जैक्ट मैनर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर, ठीक है। तो एन एग्जैक्ट मैनर इन विच कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट इज मेथड। देखो मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब। स्पेसिफिकली जो मेथड होती है वो रूटीन जॉब्स के लिए होती है। क्या होती है, रूटीन जॉब्स के लिए होती है। जैसे आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है, इट इज अ रूटीन जॉब, लेकिन उसका भी एक सिस्टमैटिक वे होता है। जैसे अगर रोटी बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आटा गूंथना पड़ता है, फिर उसको बेलना पड़ता है, फिर उसको तवे पे रख के पूरा सेकना पड़ता है। तो ये एक कुकिंग जो है, कोई भी डिश बनानी है, उस कुकिंग है या कुछ भी दूसरे कोई काम करने हैं, रूटीन जॉब के लिए होते हैं मेथड। तो हर रूटीन जॉब के लिए क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है। सो दैट इज मेथड, दैट इज मेथड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। मेथड आई होप कि क्लियर है। ये किसके लिए होते हैं, रूटीन जॉब के लिए होते हैं। रूटीन जॉब में सिस्टमैटिक वे होता है कि किस तरह से कोई भी काम को करा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रूल्स। देखो कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हर एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। जैसे आपके स्कूल के भी कुछ रूल्स होंगे कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, इस टाइम पे आना है, असेंबली रोज अटेंड करनी है ना, नेल्स कट होने चाहिए और बहुत सारे रूल्स, ठीक है, शूज पॉलिश होने चाहिए। सो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन स्पेसिफाई करता है, रूल्स।
कंपनी के जो रूल्स हैं ये बताते हैं कि क्या किसी भी एम्प्लॉय को करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। लाइक ऑल द एम्प्लॉयज शुड रीच द ऑफिस ऑन टाइम, ये कंपनी का रूल है कि हर कोई एम्प्लॉय टाइम पे ऑफिस पहुंचे, ठीक है। So these are the do's and don'ts of a organization. Next is program. Program कुछ नहीं है दोस्तों, objective plus policy plus procedure plus rules. This is a program. जब objective को जोड़ो, policy को जोड़ो, procedure को जोड़ो और rule को जोड़ो तो क्या बन जाएगा, program बन जाएगा। I hope it is clear to you. Next is budget. The last plan is budget. Budget क्या होता है, expected result in quantitative terms. जब हम किसी result को numerical terms में express करते हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, सो वो क्या होता है, बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल द बजट यू फिक्स व्हेन यू परचेज अ मोबाइल। जब आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप एक बजट फिक्स करते हो कि मैं 20,000 का मोबाइल लूंगा या 20 से 30 के बीच का मोबाइल लूंगा या वॉट एवर। सो जो आपने आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब क्या है, वो मोबाइल जो आप खरीदने वाले हो, और उसके लिए आपने कुछ क्वांटिटेटिव टर्म सोच के रखे कि आपका एक पर्टिकुलर बजट होगा जो आप मोबाइल परचेस करते टाइम यूज करोगे, तो ये है आपका बजट। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लो गाइस, ठीक है, जिससे कि आपका जो प्लानिंग का चैप्टर है वो तैयार हो जाएगा। सो हमने बात की कि प्लानिंग क्या होता है, हमने बात की कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में हमने जाना। तो ये 8 क्वेश्चंस में हमारा जो पूरा प्लानिंग का चैप्टर है वो कवर हो जाता है। सो आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर मेरा रिवीजन सीरीज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये इजी लगती है रिवीजन सीरीज, और मेरे चैनल अंडर बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।